हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, आपका दोस्त। इसके इलेक्ट्रिकल के टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आईटीआई वाले जितने स्टूडेंट हैं या अदर जो है एलए टीए की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट एलए और टेस्टिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो एलए टी की तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो पॉलीटेक्निक वाले भी स्टूडेंट हैं जो जेई की, एसएससी जेई और टीओ की तैयारी करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो एज अ सेम होता है। इलेक्ट्रिकल में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो एज अ सेम रहता है दोस्तों। बस इसमें क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा डाउन होगा और जेई वाले स्टूडेंट के लिए, मतलब पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा हाई लेवल का होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आईटीआई लेवल के ही क्वेश्चन हैं। तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी एग्ज़ाम अभी अगस्त में होने वाली है, अगस्त 2022 में होने वाली है, तो ऐसे स्टूडेंट जो जिनकी एग्ज़ाम अगस्त 2022 में होने वाली है, ये स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हम। और साथ ही साथ जो एलए और टीए वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एलए और टीए के लिए, क्योंकि आईटीआई एलिजिबल किया जाता है और उसके लिए ये जो आईटीआई के जो क्वेश्चन का लेवल है ये लेवल दोस्तों लो लेवल का होता है और यहाँ से यही लेवल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। जिस प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच और पीछे की पिच से अधिक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम यदि समझें, इसके कॉन्सेप्ट को, तो कॉन्सेप्ट में यदि क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन ये कहता है कि कोई डीसी मोटर है और डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है। तो आर्मेचर जो वाइंडिंग है वो रोटर पार्ट में लगी होती है। अब सर जी, यदि हम आपको बताना चाहें कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में वाइंडिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेप वाइंडिंग और दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग जब किया जाएगा तो उसमें होता है फ्रंट पिच और बैक पिच, जिसे पीछे का पिच कहा जाता है। तो इसे बैक पिच कहा जाता है, बैक पिच। और सामने जो होता है वो फ्रंट पिच कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है। तो किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होता है। तो फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक होने के पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, यदि हम बताएं आपको, तो आपने देखा होगा लेप वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेप वाइंडिंग में इस टाइप से वाइंडिंग की जाती है, आप देखेंगे। लेप का मतलब होता है, लेप मतलब कि ओवरलैपिंग करना। जिस प्रकार से ये वाइंडिंग को इस टाइप से यदि बना दिया जाए तो आप इससे, इस वाइंडिंग से समझ सकते हैं कि लेप वाइंडिंग किस टाइप की होती है। तो ये जो फ्रेम है यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, ये फ्रेम है लेप वाइंडिंग का। क्लियर है दोस्तों। अब ये जो लेप वाइंडिंग जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, यही वाइंडिंग के बारे में पूछा गया है। और वेव वाइंडिंग जो होती है, वेव वाइंडिंग एक तरंग की आकृति की वाइंडिंग होती है। और तरंग की आकृति की जो वाइंडिंग है, इन्हीं वाइंडिंग का यहाँ पर डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में यदि हम डीसी आर्मेचर में फ्रंट पिच और बैक पिच के बीच की दूरी की बात करें हम, तो ये सबसे ज़्यादा होती है रिस्ट्रोगेसिव वाइंडिंग में, जिसमें लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, उसके बाद दिया है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग और तीसरा दिया है रिस्ट्रोगेसिव वाइंडिंग। तो ये जो है फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होती है, तो ये रिस्ट्रोगेसिव वाइंडिंग में होती है। तो इसकी ये जो वाइंडिंग है दोस्तों, ये लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डायनेमो शीट, ऑप्शन बी दिया है कम मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन सी दिया है उच्च मिश्र धातु की चादर और ऑप्शन डी दिया है सामान्य स्टील। तो इसमें जो वोल्ट और एम्पियर की जो रेटिंग होगी, वीए का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर। ठीक है दोस्तों, वोल्ट एम्पियर की जो रेटिंग है, ये रेटिंग में ऐसा कौन सा कोर होगा जिसके क्रॉस सेक्शन को कम करके किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। 4 ऑप्शन में यदि हम देखें
तो फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है इसमें डायनेमो दिया है, सेकंड में दिया है कम मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन सी दिया है उच्च मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन डी दिया है सामान्य स्टील शीट। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वोल्ट एम्पियर के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को कम यदि करना है तो ये करेगा उच्च मिश्र धातु की चादर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च मिश्र धातु की चादर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी को हम लॉक करेंगे दोस्तों, क्योंकि वोल्ट एम्पियर के लिए जो कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को यदि कम करना है तो हमें हाई जो है उच्च मिश्र धातु की चादर का उपयोग करना होगा, तभी हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन को कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पोल डीसी मोटर के आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त होती है। तो 4 पोल वाले डीसी मोटर है हमारे पास, यहाँ पर एक डीसी मोटर है और ये जो मोटर दोस्तों 4 पोल वाली है जिसमें 4 पोल दिए हुए हैं। अब इनके पोलों की जो पोलैरिटी है उसको विपरीत करना है तो वो कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन में हमारे पास डीसी मोटर है जिसमें 4 पोल है और उनके पोल के जो है उसको पोलैरिटी को हमें चेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कुंडलन में घुमावों की संख्या को बदलने के कारण, ऑप्शन बी दिया है कॉइल की श्रेणी संयोजन बनाना, ऑप्शन सी दिया है कॉइल के समांतर संयोजन बनाना, ऑप्शन डी दिया है धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो इसमें 4 पोल डीसी मोटर की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली है जिसमें हमें पोलैरिटी चेंज करना है। तो पोलैरिटी चेंज करने के लिए अर्थात जहाँ पर एन है, यहाँ पर यदि एन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा, और यहाँ पर एस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब हमें पोलैरिटी चेंज करना है, जहाँ एन है वहाँ एस लाना है और जहाँ एस है वहाँ पर एन लाना है हमें। अब पोलैरिटी चेंज करने के पीछे दोस्तों जो रीज़न है, मेन रीज़न क्या होगा, तो इसमें हम पोलैरिटी चेंज करना है, विपरीत ध्रुवता लाना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाएंगे, मतलब कि करंट फ्लो का डायरेक्शन यदि हम चेंज कर दें तो अलग अलग पोलैरिटी अलग अलग पोल में हमें प्राप्त होगी। अर्थात जहाँ पर एन है वहाँ पर एस हो जाएगा और जहाँ पर एस है वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। तो अब सर यदि आप कहेंगे कि कैसे हम इसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो टर्मिनल है, टर्मिनल डीसी मोटर की जो टर्मिनल है, डीसी मोटर के टर्मिनल को यदि हम चेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, तो टर्मिनल को यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने पर हम यहाँ पर इसमें पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। तो ये इसमें डायग्राम शो किया गया है और डायग्राम के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कि वाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या कहलाती है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक हैमर दिया हुआ है और इसको यहाँ पर ठोका जा रहा है। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है, डायग्राम स्पष्ट नहीं दिख रहा है बट हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है आप बोल सकते हैं हैमर बोल सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ये लकड़ी का भी हो सकता है जिसे मैलेट कहते हैं, मैलेट, ठीक है, लकड़ी का हथौड़ा, और हैमर जो है लोहे का हथौड़ा होता है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर खाँचे बने हुए हैं, स्लॉट्स बने हुए हैं, उनकी सफाई के जैसे हमें यहाँ समझ में आ रहा है, बट इसे 4 ऑप्शन से हम इसे कंफर्म करेंगे। अब हमारे पास डायग्राम है और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम 4 ऑप्शन को कवर करेंगे, उसके बाद इसका सही आंसर हम एग्जैक्ट निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, खाँचों की सफाई करना, ऑप्शन बी दिया वाइंडिंग निकालना, ऑप्शन सी दिया वेवेज को हटाना और ऑप्शन डी दिया वाइंडिंग तार काटना। तो 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। जो वेजेस है उसको हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो हैमर से उसे ठोक ठोक के हटाया जाता है वेजेस को। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री अत्यधिक गैर
मतलब कि हाइग्रोस्कोपिक जिसे बोलते हैं नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। तो वाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाले ऐसी कौन सी कुचालक सामग्री है जो इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है? तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है दोस्तों, इसी के बारे में हमें बताना है कि ये कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है जो नमी न सोखने वाली है और अच्छी वाइंडिंग जो है विद्युत शक्ति रखती है। तो ऐसी कौन सी जो है मटेरियल की बात हम यहाँ पर वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली ऐसे मटेरियल की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट में ऑप्शन दिया है एम्पायर टेप या एम्पायर कपड़ा, ऑप्शन भी दिया है ट्रिप्लेक्स पेपर, ऑप्शन सी दिया है मिलीनेक्स पेपर और ऑप्शन डी दिया है चमड़े का कागज़। तो आपने देखा होगा वाइंडिंग करते समय दोस्तों एम्पायर टेप या ट्रिपलेक्स पेपर या मिलीनेक्स पेपर या चमड़े का कागज़, इनमें से क्या उपयोग किया जाता है। तो बहुत सी जगह पर जहाँ पर वाइंडिंग की जाती है बड़ी बड़ी छोटी छोटी शॉपों में, वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको वाइट कलर की एक फिल्म देखने मिलेगी जो प्लास्टिक का पेपर होता है और वही प्लास्टिक के पेपर को वाइंडिंग करते समय स्लॉट्स के अंदर डाला जाता है। और देखा होगा आपने उसमें जब वाइंडिंग हो जाती है तो एम्पायर टेप भी उसमें कपड़े का टेप भी लपेटा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिलीनेक्स पेपर। उस पेपर को कहा जाता है मिलीनेक्स पेपर। ध्यान दीजिएगा, ये जो मिलीनेक्स पेपर है ये प्लास्टिक का होता है और ये डाला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यहाँ पर जो डायग्राम है वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। इस टाइप से डायग्राम है दोस्तों, ये डायग्राम इस टाइप से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक वाइंडिंग यहाँ पर इस टाइप से दी हुई है और इसको इस टाइप से बनाया गया है। तो इसका एक यहाँ पर कनेक्शन है, एक कनेक्शन यहाँ पर है। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये किस प्रकार की वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें भी हमने आपको बताया था कि लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की जाती है। तो लेप वाइंडिंग डीसी मोटर में लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की जाती है। तो वेव वाइंडिंग है या लेप वाइंडिंग है, इसे कैसे समझेंगे? तो जो वेव वाइंडिंग होगी वो तरंग की आकृति में होगी, तरंग की आकृति में होगी। अब तरंग की आकृति में यदि वाइंडिंग दिख रही है आपको तो समझ जाइएगा कि ये वेव वाइंडिंग है, और यदि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है तो समझ जाएंगे कि ये जो वाइंडिंग है ये कौन सी है? लेप वाइंडिंग है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम में देख रहे होंगे आप कि इसमें एक कॉइल दूसरे कॉइल के ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो ओवरलैप जहाँ पर होगा तो समझ जाएंगे कि ये कौन सी वाइंडिंग है? लेप वाइंडिंग है। तो 116 में 4 ऑप्शन दिया है, ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, प्रगतिशील लेप वाइंडिंग और रिस्ट्रोगेसिव लेप वाइंडिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन सी, प्रगतिशील लेप वाइंडिंग होगा, क्योंकि लेप वाइंडिंग में ही एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग के ऊपर ओवरलैप होता है। क्लियर है दोस्तों? कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिस्ट्रोगेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच जिसे VA कहा जाता है या YA कहा जाएगा, एवरेज पिच कहा जाता है। यदि ये Y जो है वो पिच को शो करता है, इसे पिच कॉइल का पिच कहा जाता है, और A जो है यहाँ पर ये एवरेज वैल्यू को शो करता है। तो एवरेज पिच जो है इसकी गणना करेंगे रिस्ट्रोगेसिव वेव वाइंडिंग में। इसमें आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है और स्लॉट की संख्या इसमें 7 दी है, और पोल्स की संख्या कितनी दी है दोस्तों? 2 दी हुई है। अब यदि इसमें इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारे पास स्लॉट्स की संख्या और कंडक्टर की संख्या और पोल्स की संख्या दी हुई है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों, यदि कैलकुलेशन करके आप निकालें तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसमें निकलेगा 6। इट मीन्स यहाँ पर जो रिस्ट्रोगेसिव वेव वाइंडिंग के लिए जो एवरेज पिच की गणना करेंगे तो इसमें एवरेज पिच में यहाँ पर निकलेगा 6, वैल्यू कितनी निकलेगी? 6 निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है?
यहाँ पर ऊपर जो रखा हुआ ये ग्राउलर है, इसे ग्राउलर कहा जाता है। और ये जो ग्राउलर है दोस्तों, इस ग्राउलर के ऊपर में यहाँ पर आर्मेचर, डीसी मोटर का आर्मेचर रखा हुआ है। तो ग्राउलर का मेन जो उद्देश्य होता है, ये डीसी मोटर की वाइंडिंग्स को चेक किया जाता है या टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये किस प्रकार की वाइंडिंग है दोस्तों, खुली कुंडली में परीक्षण। ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ये टेस्टिंग किस टाइप की होगी, तो खुली कुंडली परीक्षण, लघुपतित कुंडली परीक्षण, ऑप्शन सी दिया है वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण, और ऑप्शन डी दिया है ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, और 4 ऑप्शन में यहाँ पर यदि हम देखें तो ओपनली इसे आर्मेचर को ग्राउलर के ऊपर रखा गया है। जब ओपनली रखा गया है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, जब भी किसी डीसी मोटर की या जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है तो उसे चेक करने के लिए ग्राउलर का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद यदि शॉर्ट सर्किट है तो इसमें हमिंग की आवाज़ आने लगेगी। क्लियर दोस्तों, यदि इसके ऊपर जो लोहे का कोई भी टुकड़ा रखते हैं तो वो एक दूसरे से वाइब्रेशन होने लगेगा, और वाइब्रेशन होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो वाइंडिंग्स है ये खराब वाइंडिंग है। तो लघुपतित कुंडलन परीक्षण इसे कहा जाता है। ये जो परीक्षण है इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग टेस्ट, इसे कहा जाता है शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग टेस्ट। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वार्निश से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। चलिए, वार्निश से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म करने के उद्देश्य हमारा क्या होता है। मेन उद्देश्य दोस्तों यही होता है, यदि हम देखें तो इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं, वार्निश से पहले नई रिवाइंडिंग जो आर्मेचर है उसको गर्म कर देते हैं, हीटेड कर देते हैं, हीट दे देते हैं या हीटेड कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उसके अंदर की जो नमी हो निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदलते हैं। तो किसी भी डीसी मोटर की यदि घूर्णन की दिशा बदलना है हमें, तो एक तो फील्ड साइड से बदलते हैं, फील्ड साइड से, और दूसरा आर्मेचर साइड से, आर्मेचर साइड से। तो हम अब डिपेंड करेगा कि हमें जो है डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा चेंज कर रहे हैं, तो अब इसमें डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड 3 प्रकार की मोटर होती है। अब इसमें हमें डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा यदि चेंज करना है दोस्तों, तो हमें आर्मेचर करंट की दिशा को बदलना पड़ेगा। मतलब कि IA की जो दिशा है, यदि वो ऊपर की ओर है तो उसे नीचे की ओर करना होगा। तो आर्मेचर करंट यदि हम आर्मेचर साइड से इसमें हम इसकी रोटेशन की जो है डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो इसमें आर्मेचर करंट IA की यदि हम डायरेक्शन को चेंज कर दें आर्मेचर करंट की, तो ऑब्वियसली ये दोस्तों हम डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा को चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके जाएंगे आपको। क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि उसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाता है। तो सप्लाई टर्मिनल को यदि हम चेंज कर दें, पहली बात तो सप्लाई टर्मिनल को हमें चेंज करना है, तो डीसी शंट मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। क्या उसके रोटेशन का डायरेक्शन चेंज होता है या फिर मोटर और अधिक स्पीड से घूमेगी। तो 4 ऑप्शन देखेंगे, धीमी गति से चलती है, ऑप्शन बी दिया है तेज रफ्तार से चलती है, ऑप्शन सी दिया है एक ही दिशा में चलती है, और ऑप्शन डी दिया उल्टी दिशा में चलती है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि हम आपको कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसी भी डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को यदि चेंज कर दिया जाए, सप्लाई टर्मिनल को यदि हम चेंज कर देंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि वो एक ही दिशा में चलती है। क्वेश्चन नंबर 121 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि उसके सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ही दिशा में चलेगी ये, चाहे आप सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर दो, लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट में लगा दो, लेकिन डीसी शंट मोटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एक ही दिशा में चलेगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे हम। इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझ में भी आ रहा होगा।
एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी। डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग यदि ओपन कर दिया जाए तो डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए, मतलब चलते चलते उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए, तब क्या होगा। मोटर चल रही है, कंटिन्यू रोटेट कर रही है डीसी शंट मोटर की, और उसकी फील्ड अचानक से ओपन हो जाए तो उसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। अब किसी भी डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया या अचानक ओपन हो जाए तो तब क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। तो यही चेंजेस की यदि बात करें तो किसी भी डीसी शंट मोटर की यदि फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, डीसी शंट मोटर बहुत तेज स्पीड से रोटेट करेगी, मतलब कि अत्यधिक स्पीड से रोटेट करेगी, हाईएस्ट स्पीड से रोटेट करेगी, मतलब बल्क पावर में उसकी स्पीड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग सडनली ओपन हो जाए तो उसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है। बहुत तेज गति से चलेगी डीसी शंट मोटर, लिटरली बोला जाए तो यह डीसी सीरीज मोटर के समान बन जाएगी या बहुत तेज गति से रोटेट करने लगेगी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। 4 ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, और 4 ऑप्शन में यहाँ पर इस टाइप से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा है। तो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ये जो है आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिल रहा है आपको। तो इसमें नो लोड से फुल लोड में डीसी मोटर की गति कम होने का क्या कारण होता है। अब ये नो लोड में है और नो लोड से फुल लोड में आ रही है, फुल लोड में वो भी डीसी शंट मोटर है। अब डीसी शंट मोटर की खास बात ये होती है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कर्व जो होता है वो स्लाइटली ड्रॉपिंग होता है। इट मीन्स जब डीसी शंट मोटर पर कोई लोड ना हो और सडनली आपने लोड को कनेक्ट कर दिया तो उसकी स्पीड लिटरली थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए इसे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। यह इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन यदि हम देखें तो शंट फील्ड करंट बढ़ता है, ऑप्शन भी दिया है शंट फील्ड करंट घटता है, ऑप्शन सी दिया है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि नो लोड से फुल लोड की ओर डीसी शंट मोटर दी है सॉरी, तो आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ग्राउलर रखा हुआ है और ये आर्मेचर है, और आर्मेचर और जहाँ पर ग्राउलर इस टाइप से रखे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगा लेना है कि कहीं ना कहीं ये ओपन शॉर्ट सर्किट की बात की जा रही है। तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ओपन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट टेस्ट किया जाता है। ओपन शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग की जाती है दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125, एक 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या होता है, फार्मूला। तो हमें स्लिप रिंग स्क्वायरल
केज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे यहाँ पे, जो डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पर काम करती है। तो इसमें स्लिप होती है दोस्तों। इसमें स्लिप का मतलब होता है कि आप जैसे कि डीसी सीरीज़ मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर का फार्मूला है, वैसे ही थ्री फेस इस जो एसी मोटर होती है उनका भी फार्मूला होता है दोस्तों। तो इसमें जो सिंक्रोनस स्पीड होती है NS और NR, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, इन दोनों की स्पीड में जो अंतर होता है उसे ही हम स्लिप कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि यदि कोई मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही है और उसकी स्पीड हमें पता है, मानकर चलिए 1500 RPM सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही है, और हमने चेक किया कि उसकी रोटर की जो स्पीड है वो 1440 RPM है, तो हमारे पास जो दोस्तों स्लिप निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? ये निकल के आएगा 6%। ठीक है, तो ये 1440, इसमें 40 में दोस्तों यदि हम 60 जोड़ दें तो ये 1500 RPM हो जाएगा। तो इसमें स्लिप जो है वो 60 जो है वो स्लिप निकल के आया है, और इसी को हम फिर क्या करेंगे 60/100 कर देंगे। इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, और यहाँ पर हमें भाग नहीं जाएगा तो दोस्तों कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दशमलव लगाएंगे तो 5 6 क्या हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0.6। तो इसे हम कहेंगे 6%, इसमें क्या हो जाएगा परसेंटेज में निकाले तो स्लिप, या ऐसे निकालेंगे तो ये 0.6 इसका स्लिप का मान हो जाएगा। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला है दोस्तों, यही फार्मूला हमको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो फार्मूला है वो है स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR, और यही फार्मूला हमने आपको बताया दोस्तों। इस टाइप से इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नियंत्रण सर्किट का प्रकार दोस्तों पिछले वाली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया गया है, आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नियंत्रण जो कंट्रोलिंग सर्किट का प्रकार, किस टाइप की कंट्रोलिंग सर्किट का प्रकार है, तो ये इसे जो कहा गया है दोस्तों, ये इंचिंग कंट्रोलिंग सर्किट कहा जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा, इंचिंग कंट्रोलिंग सर्किट। 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये इंचिंग कंट्रोलिंग सर्किट है दोस्तों। इसमें स्टॉप स्टार्ट, ठीक है, OLC इसमें ट्रांजिस्टर वेल लगा हुआ है, कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्पीड को कंट्रोल करते हैं इससे, तो ये इंचिंग कंट्रोलिंग सर्किट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है Q इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू दोस्तों 180 इंटू Q मैकेनिकल, इस टाइप से बोला जाता है, या इसमें स्लॉट्स की संख्या को इनटू कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला। एसी मोटर के स्टेट में कुल विद्युत डिग्री की गणना यदि करना है हमें, तो वो उसका फार्मूला क्या होगा। 127 का फार्मूला यदि हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें इनटू करेंगे हम, तो इनटू में क्या आता है दोस्तों, देखेंगे हम, तो इनटू में आता है नंबर ऑफ पोल्स। इनटू में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, एसी मोटर स्टार्टर। तो स्टार्टर किस टाइप का होगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ये रनिंग और ये स्टार्टिंग दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्टार डेल्टा स्टार्टर हमें लग रहा है डायग्राम देख के। तो इससे हम क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक बोलेंगे। तो ये जो स्टार्टर का जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करवा दिया गया दोस्तों, ये है ऑटोमेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 128 का ऑप्शन बी सही इसका हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। चलिए दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। तो स्टार्टिंग में स्टार और उसके बाद क्या होता है, ये रनिंग में डेल्टा में हो जाता है। तो ये इस टाइप से देखेंगे आप, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर भी होता है, डीओएल स्टार्टर भी होता है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर भी होता है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। AC 3 फेस मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो वो NS इज इक्वल टू क्या हो जाता है 120 F/P। यदि हमें क्या निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, तो यही फार्मूला होता है इसका। तो फार्मूला देख लेंगे 120 F/P। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल लोड पर एक क्वेश्चन क्या दिया है, फुल लोड पर एक 10 HP 3 फेस मोटर को चलाने के लिए किस फ्यूज का यूज़ किया जाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, फुल लोड पर है, 10 HP की मोटर है, तो इसे चलाने के लिए लगभग हमें 25 एम्पियर की आवश्यकता होगी। लगभग 10 HP की मोटर है, 10 HP की मोटर है, तो 25 एम्पियर तो लगेगा ही लगभग। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर बताना है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको, इस सर्किट डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि ये किस मोटर का स्टार्टर है या इस स्टार्टर का नाम क्या है। तो स्टार्टर का नाम आप बताएंगे। 4 ऑप्शन दिया है, DOL स्टार्टर, क्वेश्चन ऑफ द डे यही रहेगा दोस्तों। DOL स्टार्टर दिया है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर दिया है, अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर दिया है और स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर दिया है। इसका जो आंसर है वो सस्पेक्टेड है और इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।